हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो आप जब अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएँगे और वहाँ पे जब अकाउंटेंसी का पेपर आपके हाथ में आएगा, तो उस एग्जाम के अंदर आपके पास टोटल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे जो 6 मार्क्स की वेटेज रखते होंगे। और ये 6-6 नंबर के मिला के 30 नंबर जो बैठते हैं, इन 30 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली, अगर 30 मार्क्स के क्वेश्चन पे जो ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको ठीक से अटेम्प्ट कर दिया, तो बच्चे आप बहुत सारे मार्क्स वहीं पर खींच जाएँगे और आपके जो टोटल मार्क्स आने के जो चांस हैं, जो 50, 60, 70, 70 प्लस वो बहुत ईज़ी हो जाएगा लाना उन नंबर्स को, लेकिन उसके लिए आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखो जी, जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 6 मार्क्स में, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको इस वीडियो में कवर कराऊँगा। तो बिना एक भी सेकंड का स्किप किए आप इस वीडियो पे लगातार टिके रहना, क्वेश्चंस को देखना, उसको कैसे मैंने सोल्व कराया उसको देखना और उसके बाद आप खुद से अपने घर पर कोई भी जो बुक जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे 1-2 क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करना। तो बिना एक भी मिनट खराब किए आपकी, मैं स्टार्ट करूँगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, वो आता है एडमिशन चैप्टर में से, आता ही आता है। एडमिशन रिटायरमेंट में बच्चे चॉइस रखते हैं, लेकिन एडमिशन तो आएगा ही आएगा, रिटायरमेंट आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से मैंने आपको एडमिशन का क्वेश्चन लगाया है। साथ में एडमिशन के मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं। कौन से सर? जो कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप 1, कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप 2। अब मैं आपको दोनों टाइप यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। बच्चों में क्वेश्चन सिखाता चला जाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते चले जाना, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर दो एग्जाम के अंदर, तो वो भी आपको क्या कहते हैं स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, अगर आप उस मेथड से करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को करने में, लेकिन अगर उलझ गए तो 30 मिनट्स 25 मिनट्स लग जाते हैं, जिसका इफेक्ट बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर पड़ता है, 3 मार्क्स 4 मार्क के क्वेश्चन पे पड़ता है, एमसीक्यू के ऊपर पड़ता है। इस वजह से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में स्ट्रेटजी बनानी बहुत जरूरी होती है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है संजना आलोक दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, उनकी लाइबिलिटीज लिखी हुई है और एसेट लिखी हुई है। मैं बस ये देखूंगा कि लाइबिलिटी और एसेट साइड में कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा है, मैं इसको पार्टनर्स में राइट ऑफ करूंगा अगर मेरे पास इससे रिलेटेड कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं हुई तो। उसके अलावा बस नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, गुडविल जो फर्म की है वो वैल्यूड है 4 लाख, निधि ब्रॉड हर शेयर गुडविल कैश, कुछ गुडविल का पैसा कैश में ले आई, आधी गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाई, तो इंक्रीज हो रहा है स्टॉक, तो ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो गया। फर्नीचर रिड्यूस, मैं बस जस्ट एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसा है। आप भी एग्जाम में 15 मिनट मिलते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे, ऐसे ही मैं भी पढ़ के देख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 3 लाख की होगी और आलोक ने इसको टेक ओवर कर लिया। निधि ब्रॉड 3 लाख हर कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, और जैसे ही नया पार्टनर कैपिटल लेकर आए तो समझ जाओ अगर इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट हुई तो ये टाइप 1 कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। और कहते हैं जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे, इसको कैपिटल संजना एंड आलोक वर एडजस्ट, ठीक है। तो एडजस्ट वर्ड दिखते के साथ ही मैं समझ गया एडजस्टमेंट होगी इसमें। और न्यू रेशियो में प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट अब हमें बनाने के लिए नहीं आती है, तो इस वजह से बैलेंस शीट को हम स्किप करते हैं। तो हमें क्वेश्चन करना है, हमें अकाउंट बनाना है, हमें क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो मान के चलते हैं, टाइमर लगा लो आप अपने पास, जो भी जहां पे भी ये वीडियो देख रहे हो ना, अपनी घड़ी में देख लो या इस वीडियो के लेंथ चेक कर लो। अब देखते हैं कि कितने मिनट हमें लगेंगे इस बाकी के क्वेश्चन को ट्राई करने में, ठीक है जी। तो अब से शुरू करना, जिसमें फॉर्मेट वगैरह सब रहेगा। तो हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत कर दी। एक तो क्वेश्चन ने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊंगा। बहुत ज्यादा प्यारा सजा हुआ फॉर्मेट मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि एग्जाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना सुंदर अकाउंट बनाया है। एग्जाम में इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मेरे पास पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? तो मेरे पास नाम है संजना, आलोक, और नई पार्टनर आ रही है निधि। संजना, आलोक और निधि, मैं तीनों के नाम लिख लेता हूं, संजना, आलोक और निधि। ये हो गया डेबिट साइड के लिए, और सेम चीज मैं करने वाला हूं, संजना, आलोक और निधि, ये हो गया मेरे लिए क्रेडिट साइड, ठीक है जी। और इधर की तरफ रहेगा पर्टिकुलर्स, और यहां भी लिखा जाएगा पर्टिकुलर। तो ये मेरा एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है। आप भी इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। बस इतना ही सजाना जितना मैंने इसको सुंदर बनाया है, इससे ज्यादा सुंदर मत बना देना, सुंदर बनाने में रह जाओगे नंबर कट जाएंगे सारे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको भी तो सुंदर करो, मैंने कर लो। पर्टिकुलर्स आपकी श्रद्धा के हिसाब से कर रहा हूँ, आपने आपकी अरदास आई है, इसको भी अच्छा करो। तो बच्चे इसमें जितना भी टाइम लगा फॉर्मेट बनाने में, 1-2 मिनट लगते ही लगते हैं, और बनाना पड़ता ही पड़ता है। तो फॉर्मेट का टाइम लगा के इतना ही टाइम लगता है, 15 मिनट बस, ठीक है जी। अब मेरे पास पूरा फॉर्मेट बन के तैयार हो चुका है, अब बस मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना है, स्टार्ट करना है।
ठीक है, आप कहोगे सर स्केल की जरूरत है, स्केल वगैरह है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रफ लाइन खींचाना बस, बस इस तरीके का एक फॉर्मेट सा बनाकर आना। मैंने कहा मैंने इधर से करना स्टार्ट करना है, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एसेट लाइबिलिटी का बढ़ना घटना रिवोल्यूशन के लिए, और अगर कोई चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कैपिटल अकाउंट के लिए। बाकी सारी चीजें जो बैलेंस शीट में जाती हैं, एसेट साइड जाती हैं, लाइबिलिटी साइड जाती है, मैं सब छोड़ दूंगा। तो मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा है 60, जितने भी ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड लॉस, रिजर्व, सब कुछ हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन को उठाऊंगा और पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा। तो बच्चे आप भी एग्जाम में दोनों फॉर्मेट इकट्ठे बनाकर बैठ जाना, ठीक है जी, ऐसे मत करना पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे फिर कैपिटल, दोनों चीजों का फॉर्मेट बना लो, लाइनें छोड़ दो ज्यादा ज्यादा सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 3:2 में बांटूंगा। तो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सबसे टॉप पे तो बैलेंस बीडी लिखा जाता है, अब जब आएगा आता रहेगा, अभी मैंने बीडी की जगह छोड़ दी। फिर मैं लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, आप पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास कितने रुपए क्या है, 60,000, और मेरा रेशियो कितना है ओल्ड पार्टनर का, 3:2, तो 3 और 2 5, 60,000 को 5 में डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 12, 12 3 जा 36, और 12 2 जा 24। बच्चे मैंने कैलकुलेशन ट्रिक वीडियो डाल रखी है, अभी रिसेंट ही डाली है, एक दो दिन पहले ही, अब जाके चेक कर सकते हो। तो बेटा मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 3:2 रेशियो में बांट लिया, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। कैपिटल का बैलेंस 5 लाख और 4 लाख लिखा हुआ है, मैंने बैलेंस बीडी लिख के जगह छोड़ी हुई थी, 5 लाख और 4 लाख रुपीस लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास और कोई एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आइटम नहीं है, कोई गुडविल होता, लॉस होता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, जर्नल रिजर्व होता, आईएफआर, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाता हूं, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए है, बहुत बढ़िया बात है। आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो अब मेरे पास नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई कि नया रेशियो कितना है, तो मुझे नया रेशियो फाइंड करना पड़ता है। बच्चे मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन आप चाहो एग्जाम में बनाना, ना चाहो तो मत बनाना, रफ कर लेना, अगर आपको ट्रिक पता है तो ट्रिक फॉलो कर लेना, नहीं पता तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे कर लेना। अगर निधि आई है, वो एक 1/4 शेयर के लिए आई है, निधि निधि एक न्यू पार्टनर हमारे पास 1/4 शेयर के लिए आई है। क्वेश्चन में कोई भी तरीका ना लिखा हो तो टोटल प्रॉफिट 1 मानना पड़ता है, या टोटल शेयर 1, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करना होता है, तो ये 3/4 बचता है। इसी बचे हुए 3/4 को हम संजना और आलोक के बीच में बांट देते हैं, तो दोनों के सामने ये 3/4 3/4 लिखा जाता है, और उसी रेशियो में बांट दिया जाता है जो उनका पुराना रेशियो था 3:2। तो 9/20, 6/20, और निधि जो कि 1/4 शेयर के लिए आई है, इसका भी डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करके इसको भी कर देते हैं 5/20। तो इस तरीके से मेरे पास एक न्यू रेशियो निकल कर आ गया 9 6 5। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे नए पार्टनर ने 1/4 शेयर के लिए आई, और मेरे पास अब इस क्वेश्चन में कहीं पे मुझे नई रेशियो की जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से मैंने न्यू रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया। तो जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो न्यू रेशियो निकालने की, तो आप टोटल प्रॉफिट 1 मानते हो, 1 में से माइनस करके इस तरीके। अब बेटा मुझे क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अब ये मत देखना सर आपको ने तो 25 मिनट में किया है, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं, आपको किसी को समझाने नहीं, आप तो धड़ाधड़ क्वेश्चन को करते चले जाओगे, मतलब बहुत स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी देते चल रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात अब हमारी खत्म हो गई। अब इस क्वेश्चन में इधर की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4 लाख। अब जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन सबको पता है कि मैं गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे सिखाता हूं। हम गुडविल का ट्रीटमेंट हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल ट्रीटमेंट। पहले तीनों पार्टनर का नाम लिखा जाता है, हम लिखते हैं संजना, आलोक और निधि। अब जो गुडविल होती है हम पहले उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, जो कि 3:2 है, और हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, वैल्यूड गुडविल 3 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज लिखी हुई है, तो 4 लाख रुपए को हम 3 में बांटेंगे, तो यह आ जाएगा 2,40,000 और 1,60,000। निधि इस टाइम ओल्ड में हमारी निधि पार्टनर नहीं है। फिर हम सेम गुडविल को न्यू रेशियो में बांटेंगे, जो कि मैंने न्यू रेशियो निकाला 9 6 5, अभी निकाल के दिखाया आपको, 9 6 15 और 5 20। अब हम 4 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 20,000, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। इसका मतलब ये अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो ये आएगा 60,000 प्लस, प्लस का मतलब सैक्रिफाइस, ये 16 में से 12 माइनस करोगे तो 40,000, ये भी आएगा सैक्रिफाइस, और न्यू पार्टनर 1 लाख से कर रही है गेन। अब ये जो गेनिंग पार्टनर है, हम कहेंगे तो हम गेनिंग, गुडविल की एंट्री क्या बनाते हैं हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब हम गेनिंग पार्टनर मतलब निधि से बोलते हैं भाई हम तुम्हें डेबिट करने जा रहे हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, क्या तुम गुडविल का पैसा ला रही हो, अगर लाओगी तो ठीक है, नहीं लाओगी तो हम तुम्हें डेबिट कर देंगे। तो तुरंत हमें क्वेश्चन में ये लिखा मिलता है कि निधि ब्रॉड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। निधि कह रही है नहीं जी नहीं जी नहीं, मुझे डेबिट मत करना, मैं तो गुडविल कैश में लेकर आ रही हूं। तो मैंने कहा ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, 60,000 और 40,000 रुपीज डालेंगे, क्योंकि गुडविल का पैसा कैश में आ गया, तो मैं यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दूंगा। अगर क्वेश्चन में सर लिखा होता नहीं लेकर आ रही है,
तो नहीं लेकर आ रही होती तो फिर मैं प्रीमियम की जगह मैं निधि करंट अकाउंट लिखता, क्योंकि हम कहते फिर नहीं ला रही हो तो हम तुम्हारे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इस पैसे को, मतलब डेबिट कर देंगे, तुम्हें डेटर बना देंगे फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में चलो जी, यहाँ तक की बात खत्म होगी। इसके बाद कहते हैं जो गुडविल शेयर होगा, हाफ ऑफ व्हिच विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब आधा-आधा पैसा पार्टनर्स ने विथड्रॉ कर लिया। अभी मैंने पार्टनर्स को पैसा दिया तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड डाला। अब अगर पार्टनर्स विथड्रॉ कर लेंगे तो मुझे इनके अकाउंट में ये डेबिट साइड लिखना होगा 30,000, 60,000 वाले ने आधा 30 और 40,000 वाले ने आधा 20,000 विथड्रॉ कर लिया होगा। इसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा कैश अकाउंट, क्योंकि विड्रॉ किया तो कैश में विड्रॉ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां तक पॉइंट कवर हो गया। स्टॉक जो कि इंक्रीज हुआ है 20% से, और फर्नीचर जो है वो रिड्यूस हुआ है टू 90%। बेटा 2 लिखा हुआ है तो जो भी 2 के आगे परसेंटेज लिखी हो, 2 के आगे जो भी परसेंटेज लिखी हो उसको 100 में से माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर बाई लिखा होता है तो डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई होती है, लेकिन 2 के बाद अगर कोई परसेंट लिखी होती है तो 100 में से माइनस करके जो बचता है वो परसेंटेज अप्लाई होती है। अब रिड्यूस टू 90% मतलब 10% से रिड्यूस हुआ, कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। रिड्यूस या इंक्रीज बाई 20% मतलब 20% से इंक्रीज हुआ। बाई का मतलब सीधा सीधा, 2 का मतलब 100 में से माइनस करने के बाद जो बचता है उससे कैलकुलेशन की जाती है। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को यहां तक ही छोड़कर आ जाते हो तो भी आपको स्टेप मार्किंग के थ्रू आधा नंबर ऐसे करके 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप अकाउंट के अंदर, अब जैसे ऑनलाइन कॉपी चेकिंग होने वाली है, स्क्रीन ऑन स्क्रीन कॉपी चेक होगी अब आपके डिजिटली, तो डिजिटल तरीके से, डिजिटल फॉर्म में, तो अब आपके स्टेप मार्किंग के और क्रूशियल पॉइंट हो गए, क्योंकि वैसे तो स्टेप मार्किंग होती थी लेकिन अब जब इंटरनेट से कॉपी चेक होगी तो बहुत ध्यान से टीचर कॉपी चेक करेंगे, तो आपकी स्टेप मार्किंग में और अच्छे मार्क्स आने के चांस है। लेकिन आप बेटा क्वेश्चन पेपर को ठीक से अटेम्प्ट करके आना, हर पॉइंट को ध्यान से देख के लिख के आना। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, स्टॉक जो था वो इंक्रीज हो गया 20%, तो स्टॉक देखो कितना है 1,50,000 का 20% निकालना तो 30,000 रुपए आएगा। एसेट बढ़ती है तो हमारा फायदा होता है, तो हमने इधर की तरफ लिखा बाय स्टॉक 30,000, प्रॉफिट हो गया। जब भी एसेट बढ़ेगी प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। और कहते हैं जो हमारे पास फर्नीचर है वो 10% से रिड्यूस हो गया, 3 लाख का 10% भी 30,000 रुपए ही होता है, तो मैं डेबिट साइड आऊंगा और लिखूंगा टू फर्नीचर 30,000 रुपीज लिख दिया मैंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास लिखा हुआ है, इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। अब इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 2 लाख की, अब ये हो गई 3 लाख, तो मैंने कहा ये तो 1 लाख से बढ़ गई, तो हमने इधर की तरफ फायदा लिखा बाय इन्वेस्टमेंट और अमाउंट लिख देते हैं 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहते हैं टेक ओवर बाई आलोक, और आलोक कह रहा है मैं इसको लेके जाऊंगा जी, इन्वेस्टमेंट को मैंने कर लिया। आलोक, आलोक जैसे इस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करेगा वैसे ही हम आलोक के अकाउंट से पैसा कम कर देंगे, क्योंकि हम आलोक से कहेंगे आलोक ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है और अगर आप लेके जाओगे तो आपसे पैसा लेंगे, तो आलोक कहेगा मेरे अकाउंट से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो 4 लाख रुपए तब लगाए थे और भी मुझे कुछ पैसा मिलेगा तो मेरे अकाउंट से काट लेना, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने उसके अकाउंट से उड़ा दिया। तो जब भी कोई पार्टनर कोई भी चीज टेक ओवर करता है बिजनेस से तो उसके अकाउंट से पैसा कटता है, और अकाउंट से पैसा काटने के लिए हमें डेबिट साइड जाना पड़ता है। इतनी बात समझ में आती है? तो ऑलरेडी मुझे शायद 10 से 12 मिनट्स हो गए इस क्वेश्चन को कराते हुए, लेकिन हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लग रहा है। निधि ने 3 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आई। निधि, मैंने कहा अगर निधि 3 लाख रुपए कैपिटल लाएगी तो निधि की कैपिटल निधि के अकाउंट में लिखी जाती है 3 लाख रुपीस के नाम से, और रीजन लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैपिटल आई है तो कैश के नाम से रिकॉर्ड होगी, क्योंकि वो कैश में कैपिटल लेकर आई है। के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं अब कैपिटल एडजस्टमेंट कर दो। मैंने कहा प्यारे बच्चों अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट उलझ जाओ, आपको इसके आगे क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो भी आप इतना क्वेश्चन कवर करके अब इसको कम कोशिश करना कि इसको किसी तरीके से वाइंड अप करो। कैसे वाइंड अप? क्योंकि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट तो टोटल करना आता ही होगा सर, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन 1,30,1,30 में से मैं लेस कर दूंगा 30,000, तो 1 लाख रुपीज का डिफरेंस होगा, ये प्रॉफिट बोला जाएगा। और जो भी प्रॉफिट होगा सर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे किस किस के बीच में, संजना और आलोक, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, नए पार्टनर का इससे कोई मतलब नहीं है। 1 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो 60,000 और 40,000 आएगा, और जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड में 60,000 और 40,000 रुपीज और आ जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इतना छोड़ आते हो तो बच्चे अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं करा तो उसका 1 मार्क कट जाएगा, लेकिन इतना तो करके आना एटलीस्ट। अब आप कहोगे सर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो मैंने कहा प्यारे बच्चे ये कौन सी टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है, टाइप 2। ये मेरा थर्ड वर्किंग नोट है। टाइप 2 का मतलब, सॉरी टाइप 1, टाइप 1 का मतलब होता है एडमिशन चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट आए तो वो टाइप 1 इसलिए बोलते हैं कि अगर नए पार्टनर आया और वो अपने साथ कैपिटल लाया और वो गिवन है 3 लाख रुपीज, तो बस अब आपको क्या करना है, फर्म की कैपिटल निकालनी। कौन सी कैपिटल निकालनी है? फर्म कैपिटल।
वो कैसे निकलेगी? जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल लिखो, 3 लाख रुपए लेकर आई थी शायद ये नई पार्टनर 3 लाख रुपए लेकर आई है, ये लिखा यहाँ पे भी पड़ा था ना 3 लाख रुपए लेकर आई है। और नए पार्टनर का शेयर कितना था? 1/4, तो उस 1/4 को उल्टा 4/1 लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो। ऐसा करते ही जो अमाउंट निकल कर आएगा ये हमारी फर्म की कैपिटल आ जाती है। क्या कैलकुलेट होकर आता है? फर्म कैपिटल। अब ये जो फर्म की कैपिटल होती है इसको हमें फिर न्यू रेशियो में बांटना होता है जो कि 9, 6, 5 है। तो मैं 9, 6, 5 मतलब इसको 20 से पहले डिवाइड करूंगा। 9, 6, 15, 5, 20, 2, 6, 12, 60, 60 की 9 में मल्टीप्लाई करूंगा 5,40,000, 60 की 6 में मल्टीप्लाई करूंगा 3,60,000 और 6 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 लाख। इस तरीके से मेरे पास ये नई कैपिटल निकल कर आ जाती है पार्टनर्स की। कौन सी कैपिटल आ गई? नई कैपिटल। और ये कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। बस अब इस अमाउंट को उठाना है और इधर डेबिट साइड जाना है और टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। टू बैलेंस सीडी अमाउंट 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। बस जी बच्चे, आधा नंबर इस पॉइंट का मिल गया क्योंकि आपने कैपिटल अमाउंट को ठीक लिख दिया है। अब आपको अगला आधा नंबर लेना है क्योंकि मैंने कहा ना 5 तो आपको पहले मिल चुके होंगे, 6 नंबर में 1 नंबर कट जाता अगर आप ये कैलकुलेशन ना करते। क्योंकि आपने ये कैलकुलेशन करके इस अमाउंट को बैलेंस सीडी लिख दिया तो आधा नंबर आपको इसका मिल गया। अब आधा नंबर आपको और लेना है, वो कैसे लिया जाएगा? अब प्लस माइनस करके जो डिफरेंस निकल कर आएंगे। जैसे इधर का टोटल आ रहा है 6, 6, 12, 13, 14, 15, 6,56,000। ये ज्यादा साइड है तो ज्यादा वाली साइड का टोटल पहले किया जाता है, दोनों तरफ अमाउंट लिखा जाता है। इसमें से हम लेस करते हैं 5,70,000। चलो पहले 5,40,000 रुपए हटाते हैं तो 1,16,000। क्यों ना मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूं, टाइम बचा लूं थोड़ा सा अपना। ठीक है जी, आप कहोगे हमें तो कैलकुलेटर होगा नहीं, तो बेटा आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। 6,56,000 कैलकुलेशन वगैरह एरर भी हो तो कोई माइंड मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिखा ठीक दिया है आपको जो टॉपिक मुझे सिखाना था। बाकी कैलकुलेशन वगैरह में कुछ इशू आए तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। 6,56,000 में से माइनस कर देता हूँ 5,70,000, तो ये आया 86,000। अब कुछ नहीं लिखा तो मैं बच्चे कैश भी लिख सकता हूँ, करंट भी लिख सकता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कैश होगा। चलो आप कैश या करंट कुछ भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, कैश लाना, विड्रॉन और इंट्रोड्यूस कैश में करना, तो कैश लिख लेना। कुछ ना लिखा तो जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। अभी फिलहाल मेरा मन कर रहा है, अच्छा अभी इधर का टोटल आ रहा है 3 लाख, 3 लाख 60, ये हो गया 3 और 3 6, 6,80,000 रुपए, 6,80,000, 6,80,000। अब 6,80,000 में से ये सारा बैलेंस माइनस करना है मुझे। 6,80,000 लेस कर दूंगा 4, 4, 4, 8, 2, 10, 5,04,000 रुपए, 5,04,000। तो ये आया 1,76,000। इधर की तरफ लिखूंगा मैं बाई कैश। इसका तो 3 लाख अमाउंट है, इधर भी 3 लाख और इधर भी 3 लाख बैठेगा। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा मैनेज करना। अब मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। टोटल वीडियो की लेंथ अभी तक 17 मिनट हुई है। इसमें शुरुआत में 1 डेढ़ मिनट मैंने कुछ बातचीत की थी आपसे, फिर मैंने क्वेश्चन भी पढ़ के दिखाया था आपको, जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में काम करना है। इस तरीके से हमने एक बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 मार्कर में एडमिशन चैप्टर से अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे। आप कहोगे सर ये टाइप 1 है, टाइप 2 भी बता दो लगे हाथ। मैंने कहा हाँ बच्चे, मेरा अगला क्वेश्चन टाइप 2 है। जरा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं रमन और रोहित 2 पार्टनर हैं, दोनों का शेयर 2:1 है। कैपिटल इनकी लिखी हुई है। देखो यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसको देखते ही मेरी आंखों में चमक आ जाती है। मैंने किसको तो मैं बांट दूंगा। अगर यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन की जगह जर्नल रिजर्व होता, कुछ भी होता, वो बटता। फिर मेरे पास इधर कोई अमाउंट है नहीं, ठीक है। ऑन द अबव डेट सलोनी एडमिट हो गई। रमन सरेंडर 2/5 ऑफिस शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफिस शेयर। जब भी ये ऑफिस लिखा होता है तो मुझे न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को बाद में खत्म करूंगा, पहले मैं अपना नया रेशियो निकाल लेता हूँ, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कर लेता हूं। आप कहोगे सर जरूरत है? मैंने कहा बेटा जरूरत पड़े ना पड़े मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कैलकुलेट कर ही लेता हूं क्योंकि जरूरत क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अब सरेंडर कर रहे हैं तो सरेंडर वाला रेशियो ही वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। मैं अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहा हूं और वो अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिखाता हूं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? अब मेरे पास रमन और रोहित 2 पार्टनर हैं। रमन का पुराना शेयर कितना है? यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा 2/3, 1/3। अब जैसे ही ऑफिस लिखा मिल जाए, ऑफिस का मतलब पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस किया जाता है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 और 1/5, 4/15 और 1/15। ये जो आया इसको वापस से रमन रोहित दोबारा नाम लिखो, दोबारा से उनका पुराना शेयर लिखो 2/3, 1/3। अब इसमें से माइनस कर दो 4/15 और 1/15, नया रेशियो निकल जाएगा। सर यहाँ पे 3 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बराबर कर लो। यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15। 10 में से 4 हटाओगे 6/15, 5 में से 1 घटाओगे 4/15। और नया पार्टनर कौन आया है? सलोनी। हमने कहा सलोनी जी सुनो, 15 में से 6 और 4 10, तो तुम्हारा कितना बचा? 5/15।
आप कहोगे सर ये कैसे निकाला? मैंने कहा बेटा रमन ने कितना सरेंडर किया 4/15 मल्टीप्लाई करके, और रोहित ने कितना 115, दोनों को जोड़ोगे 5/15 आएगा। दूसरा तरीका, टोटल अपोन में 15 है, 15 अपोन में चल रहा है, 15 में से 4 इसके पास और 6 इसके पास, 6 और 4 10, 15 में से 10 रुपया रमन और रोहित बांट लेंगे, तो 15 में से 10 बट गए तो बचे कितने होंगे? 5, 5 सलोनी को मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट 5/15 आ गया। तो न्यू रेशियो आ गया 6, 4, 5। अब आप अगर इसको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो वापस से सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 ही निकल कर आएगा आपका। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन मुझे दिखानी थी आपको, करके मैंने 2 मिनट में कर दी। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाई लिखा हुआ है तो डायरेक्ट अमाउंट लगा माइनस होगा, और फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस्ड टू, अब रिड्यूस्ड टू लिखा हुआ है तो अमाउंट चेक करो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स की कितनी है? 65 में से इसको माइनस, मतलब ये 100% अमाउंट है, 100% अमाउंट में से ये माइनस होकर जो बचेगा वो कम हुआ होगा। 2 में डिफरेंस लिखा जाता है। अब मैं आपको परसेंटेज होती तो 100% में से माइनस करता, अब अमाउंट लिखा है तो अमाउंट में से माइनस करूंगा। अब अमाउंट है 65 है। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज कर देना 3000। अब बाई लिखा हुआ है तो डायरेक्ट, अगर 2 लिखा होता तो मैं कंपैरिजन करता, बाई है तो सीधा 3000 धड़ाक से लिखेंगे। कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम आ गया, अगर क्लेम ना लिखा होता तो मैं पूरा 40,000 पार्टनर में बांट देता, लेकिन अब 16,000 का क्लेम आ गया तो बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बांटूंगा। 2500 क्रेडिटर अब नहीं पे करने, कोई लाइबिलिटी थी 2500 की, अब मुझे पे नहीं करनी, मजा आ रहा है, अब पे नहीं करना तो टेंशन फ्री हो गया, प्रॉफिट माना जाएगा। सलोनी लेकर आएगी 42,000 रुपीज की गुडविल, अब की बार वैल्यूड गुडविल नहीं लिखा बेटा, पिछला क्वेश्चन जब हमने ट्राई किया तो उसमें वैल्यूड गुडविल लिखा था। यहाँ देखो वैल्यूड गुडविल देखते के साथ ही मैंने ओल्ड में बांटा, न्यू में बांटा, ओल्ड माइनस न्यू किया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूड की जगह कौन सी गुडविल लिखी हुई है? ब्रिंग हिज शेयर ऑफ, हर शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल अगर डायरेक्ट मिल जाए तो उसको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है 2:1 में, तो मैं 42,000 को 2:1 में बांट दूंगा, क्योंकि वो लेकर आ रही है ब्रिंग, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखा जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट हम फिर से नहीं बनाएंगे। और कहते हैं एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के क्या कहीं भी सलोनी कैपिटल कितनी लेकर आ रही है एक लिखा हुआ है? नहीं मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में जो नया पार्टनर आया था निधि, वो 3 लाख कैपिटल लाई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि नया पार्टनर आया और इतने रुपए की गुडविल लेकर आया। जब ऐसा नहीं लिखा मिलेगा प्यारे बच्चों, तो अब आपको टाइप 2 कैपिटल एडजस्टमेंट सीखने का मौका मिलेगा। तो पहले एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब मैं थोड़ा रफ बनाऊं। रफ का मतलब वो पर्टिकुलर अमाउंट बिल्कुल जैसा सजा धजा के करा था वैसे नहीं करूं। ठीक है, तो डायरेक्ट बस मेरा टी शेप फॉर्मेट, मतलब ये वाली साइड मेरी क्रेडिट की रहेगी, अब आपको पता ही है, और ये वाली साइड मेरी डेबिट की रहेगी। साथ में मैं यहाँ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ नाम लिख देता हूं पार्टनर्स के डायरेक्ट। क्या क्या नाम है? एक का नाम है रमन, रोहित और सलोनी। रमन, रोहित, सलोनी। रमन, रोहित, सलोनी। रमन, रोहित, सलोनी। एक साइड क्रेडिट, एक साइड डेबिट। फॉर्मेट बनाने में थोड़ा तो टाइम लगता है, उतना तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे मत करना कि फॉर्मेट ही ना बना को बिल्कुल बिना फॉर्मेट के छोड़। ये हमने छोटे मोटे से जो फर्जी से फॉर्मेट थे हमारे बना लिए। अब हम इस फर्जी फॉर्मेट में अपना मजबूत क्वेश्चन ट्रांसफर करेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले हम आगे बढ़ते गए हमारे पास कैपिटल आया, कैपिटल को हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी 1,40,000 और 1 लाख। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब मैंने देखा था क्वेश्चन पढ़ के, तो एक क्लेम आया था 16 का। 40,000 में से अगर 16,000 का क्लेम आ गया तो वो तो लाइबिलिटी बन गई है, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा 16,000 रुपए। अब जो बचे 24,000 ये पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो 2:1 में बांटूंगा मैं इसको। तो मैं इधर की तरफ बांट देता हूँ वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 24,000 को 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांट दिया। इसके बाद मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इधर ना बैलेंस शीट में बटने वाली है, ना लाइबिलिटी साइड कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बचा है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैंने नया रेशियो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाई लिखा है तो डायरेक्ट 35,000 से रिड्यूस हो गई। रिड्यूस होने का मतलब लॉस, तो मैं अपनी मशीन को 35,000 रुपए से लॉस दिखा दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। जबकि इसी की दूसरी तरफ जो फर्नीचर है वो रिड्यूस्ड टू, मतलब घटकर 58,500 का रह गया है, तो 65,000 में से 58,500 माइनस करूंगा तो ये 6,500 के राउंड बैठेगा, क्योंकि 1,500 और 5, हाँ जी 6,500 टू फर्नीचर। फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ लेकिन अमाउंट 6,500 से रिड्यूस हुआ। के बाद आगे बढ़ते हैं।
कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये जो 16,000 रुपए का क्लेम आया, क्या ये रिवॉल्यूशन में नहीं जाएगा? मैंने कहा प्यारे बच्चों, जब तक 40,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन है, अगर 40,000 का भी क्लेम आएगा, तो भी रिवॉल्यूशन में नहीं जाता। क्योंकि मैंने वो 40,000 जोड़े इसलिए हैं कि अगर मेरे पे क्लेम आए, तो मैं उसे लॉस ना मानूँ, क्योंकि मैं तो बैकअप बनाकर बैठा हूँ। लेकिन हाँ, अगर क्लेम 50,000 आ जाता, 10,000 से जो एक्स्ट्रा क्लेम आता, उसको फिर मुझे पार्टनर्स में के वो रिवॉल्यूशन में भी डालना पड़ता और पार्टनर को उसका लॉस भी झिलवाना पड़ता। ठीक है जी, तो जब तक हमारा 40,000 से कम-कम क्लेम है, तब तक वो क्लेम कहीं पे लायबिलिटी साइड ही लिखा जाता है, वो कोई लॉस नहीं होता हमारा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज कर दो बाय। अब बाय लिखा है तो डायरेक्ट घटाओ सीधा 3,000 रुपए, कुछ मत देखना, कोई डिफरेंस वगैरह नहीं देखना है। तो टू प्रोविजन फॉर डेट, और हम 3,000 रुपए कम कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, मतलब लॉस दिखा देंगे। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है क्लेम हम यूज कर चुके हैं, 24,500 की ऐसी लायबिलिटी जो अब पे नहीं करनी, नहीं करनी तो बहुत अच्छी बात है। लो जी बच्चों, क्रेडिटर के नाम से 2500 अब हमें पे नहीं करनी, तो बस एक ऐसी फायदा आया है जो मुझे अब प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी लाइबिलिटी पे नहीं करनी, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने 2500 क्रेडिटर्स में शो कर दिए। इसके बाद कहते हैं जो नई पार्टनर आई है वो 42,000 गुडविल आई है, और गुडविल आई है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है। कैसे निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो अब मैं 24,000 रुपीज की गुडविल को, 42,000 रुपीज की गुडविल को पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के। 42,000 को 2 और 1 रेशियो बन रहा है, 2 और 1 रेशियो बन रहा है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 2:1 में सरेंडर कर रहे हैं, तो 2:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मतलब ओल्ड रेशियो भी 2:1 ही था वैसे तो। चलो तो 2:1 में बाँटते हैं 42,000, पर कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा एक बार, 6, 4, 10, 5, 15, 6/15 माइनस 2/3, तब ये ओल्ड रेशियो, 2/3 ओल्ड रेशियो है किसका? रमन का, माइनस न्यू रेशियो कितना है? 6/15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4/15। और रमन के बाद रोहित, रोहित का पुराना शेयर है 1/3, न्यू शेयर है 4/15, ओल्ड माइनस न्यू, 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 में से 4 घटाओगे, 1/3 माइनस 6/15, 1/3 माइनस 4/15। अच्छा, सॉरी, सॉरी बच्चों, सही है, मैंने तो वैसे ही करके देख लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये नहीं, रमन ने अपने शेयर का 4/15 और रोहित ने अपने शेयर का 1/15, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 है। सॉरी, 4-1 में बाँटूँगा, ठीक है। मैं, मेरे भी दिमाग में बार-बार आ रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, पर बोलते-बोलते अब याद आ गया, समझ में आ गया कि ये 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, ये कहते हैं ये अपने शेयर का 2:1, तो अपने शेयर का जब 2:1 करके देखा तो सैक्रिफाइस निकल कर आया 4:1, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 42,000 वो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 42,000 को 4 और 1, 4 और 1 होता है 5, 5 से डिवाइड करो, अब जो अमाउंट आएगा, एक बार 1 की मल्टीप्लाई और एक बार 4 की मल्टीप्लाई, 33,600। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक कर दिया अब। इसके बाद और क्या लिखा है क्वेश्चन में? अब और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बस प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा है। मैंने कहा वो तो बाद की चीज़ है, अगर आपको इतना करके छोड़ दोगे, तो बस अब आप इसका टोटल कराना, क्योंकि आपको ये प्लस माइनस करना आता है। इसको टोटल कर लेते हैं, इधर का टोटल 500, 5, 3, 8 और 6, 14 का 4, 1, 3 और 1, 4, 44,500 में से 2,500 माइनस कर देते हैं, तो ये वापस से 40,000 बचे, पर ये लॉस आएगा। और हम लॉस को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, रमन और रोहित में। 2:1 इनका रेशियो है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 4, 3 1 जा 14। अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कट किया जाएगा, तो डेबिट साइड में आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 28,000 रमन के अकाउंट से काटोगे और 14,000 रोहित के अकाउंट से काट दोगे। ठीक है जी? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर इसके बाद क्या करना है? अब देखो ये टाइप 2 कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसमें नया पार्टनर आया लेकिन कैपिटल नहीं पता कितनी ला रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो अब आप बिना दिक्कत परेशानी के अपने क्वेश्चन को जैसे नॉर्मल बंद करते हैं वैसा बंद करना शुरू कर दो। तो कैसे बंद? इसका टोटल करो, क्रेडिट साइड का, रमन का। सब कुछ अब नॉर्मल चलेगा, 1,40,000 प्लस 16,000 प्लस 33,600, ये आया 1,89,600, 1,89,600 टू बैलेंस सीडी, निकालो सीधा, माइनस 28,000, 1,61,600। अब इसका टोटल करो, 1,08 और 860, 1,16,400, 1,16,400, 1,16,400 में से लेस कर दो
14,000, तो ये आया 1,04,400। इतना काम समझ में आ गया? यहां तक कर लोगे? अब है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एडजस्ट। अब क्या करना है? ये जो दोनों के बैलेंस सीडी निकल कर आए, इन दोनों को टोटल कर लो। 1,61,600 प्लस 1,02,400, दोनों को जोड़ लो। एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं इसको। प्लस 1,61,600, ये आया 2,64,000 मल्टीप्लाई बाई। अब ध्यान से सुनना, नए पार्टनर का कितना शेयर है? 1/4। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए तो आया। या कितना शेयर बन रहा है नए पार्टनर का? नए पार्टनर का शेयर बन रहा है सर 5/15। 5/15 शेयर बन रहा है। 5/15 को अगर माइनस करेंगे तो 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15। न्यू पार्टनर का शेयर सर 1/3 है। ओके बेटा, 1/3 के लिए आया है। तो नया पार्टनर 1/3 के लिए आया, तो इस 3 में से ये ऊपर वाला 1 हटाओ तो कितना बचेगा? 2, 1/2। इसको 1/2 कर दो। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा, नया पार्टनर 1,32,000 प्रोपोर्शनेट अमाउंट लाएगा, और जब भी नए पार्टनर का पैसा आता है तो वो कैश अकाउंट के नाम से उसके अकाउंट में आ जाता है। अब यही पैसा अगर वो ले आती सलोनी तो डायरेक्ट कैश के नाम से यहां लिखता। अब नहीं लाई थी तो क्या करना पड़ा? पहले पूरा क्वेश्चन खत्म करना पड़ा, दोनों साइड का टोटल करा, बैलेंस सीडी निकाला खुद से, इन दोनों को टोटल किया, इन दोनों के टोटल में मल्टीप्लाई करा। मैंने नए पार्टनर का शेयर देखा, नए पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो इस एक को नीचे वाले 3 से माइनस किया तो बचा 2, तो मतलब ये 1/2 बचा। इस 1/2 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। आप लॉजिक के चक्कर में मत पड़ना सर क्या कर दिया ये। आप बस एग्जाम में जाके पेपर देने बैठो, अकाउंट के पेपर में एडमिशन चैप्टर में अगर इस तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाए तो ये करके नंबर ले आना, फिर सीयूईटी के लिए सिखाऊंगा कि कैसे इसमें ये लॉजिक लगते हैं, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू में पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, वहां पे आपको तरीके से सिखाऊंगा। बस आपका एक बार 24 को एग्जाम हो जाए उसके बाद तुरंत सीयूईटी की सीरीज लेकर आऊंगा। ठीक है जी। तो ये हमने 6 मार्क्स के क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर से ट्राई किए अभी, और मेरे हिसाब से मुझे कितना मिनट हो गए बताते हुए? 30 मिनट, मतलब 31 मिनट की वीडियो है, इसमें से 1 मिनट हमने इधर उधर की बात की होंगी, तो 30 मिनट में हमने 2 6 नंबर के क्वेश्चन किए, मतलब एवरेज 15 मिनट चल रहा है, जिसमें हम तो आपको समझा भी रहे हैं चीजों को धीरे धीरे। तो इसका मतलब मुझे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो शायद मुझे फिर 10 मिनट्स, अंडर 10 मिनट्स कर सकता हूं, और 6 नंबर का क्वेश्चन अगर 10 मिनट तक खींच दिया तो बच्चे पेपर में टाइम ही टाइम बच रहा होगा, मजा ही मजा, वो वाली सिचुएशन में रहोगे आप। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद क्या और कौन सा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है? मैंने कहा प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोगों की दिलों दिलों की धड़कन, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसी किताब जिसको कंपनी बोलते हो, उसमें प्रोराटा। सर वाह मजा आ गया, प्रोराटा तो इतना तगड़ा आता है, प्रोराटा ही तो सीखा है। और फिर ये मत कहना सर आपने एक बार कमेंट जाकर पढ़ लो, वहीं सब प्रोराटा प्रोराटा के लिए रो रहे हैं। आओ तो जरा प्रोराटा का 6 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। मैंने तो जो सबसे मुझे ज्यादा बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन लगा, मतलब जिसमें ज्यादा डिटेलिंग सी है, उसको मैंने उठाया है। जेजेके लिमिटेड, ये टीएस ग्रेवाल में से मैंने उठाया, और 6 नंबर में इसकी औकात है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ये मतलब इससे हल्का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो कहते हैं जेजेके लिमिटेड कंपनी है जिसने 50,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, ये इशू इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक एंट्री, पहली एंट्री होगी जिसमें इससे मल्टीप्लाई नहीं होती, बाकी सारी एंट्री में इसी से मतलब होता है आपको। 10 रुपए का शेयर पार पे, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, 4 2 6, और बचा हुआ पैसा बैलेंस फाइनल कॉल पर। तो 10 में से 4 और 2 6 कम हो गए, तो बचा 4, 4 4 8 2 10 बैलेंस हो गया। कहते हैं इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको यहां पे समझाता हुआ चलूंगा। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है। हाँ जी, कहते हैं इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। अब टाइम देख लेना, प्रोराटा का इतना बड़ा क्वेश्चन है, 20 मिनट के अंदर अंदर समेटना है हमें, क्योंकि मैं समझाते हुए करवाऊंगा ना इस वजह से। तो कहते हैं इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा। बच्चे 3 गुना ज्यादा का मतलब हो गया, ये 3 गुना ज्यादा का मतलब हो गया बहुत ज्यादा। सर कितना ज्यादा? मैंने कहा कितने शेयर इशू किए थे? 50,000। कहते हैं इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स, 50,000 का 3 गुना। मतलब आपके पास जो एप्लीकेशन आई 1,50,000 की आई, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। इस बार डायरेक्ट अमाउंट नंबर नहीं लिखा था, कहते हैं 3 टाइम्स एक्स्ट्रा, मतलब 50,000 का 3 गुना एक्स्ट्रा आपके पास एप्लीकेशन आई 1,50,000। 50 की जगह 1.5 लाख हो गया, यही ओवर सब्सक्रिप्शन बन जाता है, यहीं से सारी भसड़ फैल जाती है। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। कहते हैं 30% वालों को तो तुरंत का पहली फुर्सत में निकल, ऐसे बोल दिया 30% वालों से। लेकिन कौन से 30? जो आए 1.5 लाख आपके पास एप्लीकेशन आई है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, इन 1,50,000 का 30% कैलकुलेट करोगे तो 45,000। इनसे तो कहा जी भाई साहब भाग जाओ, नजर मत आना। इनसे तो ऐसा कह दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ 1,05,000 में से 45,000 वाले भगा दिए, तो अभी भी कंपनी के पास जो ऐसे कंपनी की तरफ को बहुत उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं वो 1,05,000 वाले हैं। 1.5 लाख में से 45,000 वाले भगा दिए,
30% रिजेक्ट कर दिए, अभी भी 1,05,000 बच रहे हैं। कह रहे प्लीज हमें तो प्लीज शेयर दे ही देना, हमें तो ये फोन भी नहीं करके कहा है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, रिजेक्ट भी नहीं किया, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा शेयर में। तो देखो कंपनी ने कहा अब तुम्हें देखो बांटते हैं शेयर, हम ती दो कैटेगरी बनाएंगे, जो 80,000 की कैटेगरी में होंगे, स्टार्टिंग में 80,000 निकाले, इसमें से 80,000 वाले आओ, लो आधे 40,000 शेयर पकड़ो। मतलब जो तुम 2 शेयर मांगने आए थे तुम्हें 1 मिलेगा, तुम 50 शेयर मांगने आए थे तुम्हें 25 मिलेंगे, तुम 1000 शेयर मांगने आए थे तुम्हें 500 मिलेंगे, तुम 20,000 शेयर मांगने आए थे तुम्हें 10,000 मिलेंगे। मतलब जितने मांगने हैं उसके आधे शेयर, 80,000 वालों को सीधा 40,000 लो जाओ। उसके अलावा अब देखो 1,05,5 में से 80,000 वालों को तो 40 पकड़ा दिया। अभी भी बताओ 1,05,000 में से 80 हटाओगे तो अभी भी 25,000 बच रहे होंगे। इन 25,000 वालों को कंपनी ने कहा तुम 10,000 पकड़ो, तुम्हें आधे से भी कम मिलेंगे। 20,000 वालों को 10,000 मिलते तो आधे मिलते, लेकिन कहते हैं 25,000 वालों को 10,000 मिलेंगे। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, जितने मिल रहे हैं मिलने दो, पर मिलने चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब आप टोटल करके देखो 40 और 10 50, टोटल लोगों को 50,000 शेयर ही मिले हैं, और हम कितने इश्यू कर सकते थे? 50 ही कर सकते थे। आए कितने इससे कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, पहली एंट्री, अब देखो मैं पूरा क्वेश्चन ना भी पढ़ूं तो भी मैं फर्स्ट एंट्री बना के आ सकता हूं। आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा देखो मैं पूरा क्वेश्चन को छोड़ दो। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं ना पढ़ रहा अभी पूरा क्वेश्चन, मैं तो पहली एंट्री बना के आधा नंबर ले लूंगा एक बोर्ड एग्जाम में। टोटल कितनी एप्लीकेशन आई है? 1,50,000 अभी देखा हमने। बस इस वाले 1,50,000 का पहली एंट्री से मतलब है 1,50,000, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा एप्लीकेशन पे और 150 इंटू 2 3 लाख रुपीज लिख दूंगा। ये मेरी पहली एंट्री हो। अब मुझे आगे पढ़ने की जरूरत तब है, अब मेरी पहली एंट्री बन जाती है, इतने में पूरा क्वेश्चन भी छोड़ रखा है और मैं दूसरी एंट्री की शुरुआत भी करके आ जाऊंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री में एप्लीकेशन वापस से डेबिट हो जाती है और ये 3 लाख रुपए मुझे वापस से लिखने पड़ते हैं। बस आप कहोगे सर ऐसे हो जाता है? मैंने कहा हाँ, पूरा क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है मुझे मतलब नहीं है। अगर प्रोराटा का क्वेश्चन आ गया तो जितना ओवर सब्सक्रिप्शन है, वो जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है जिसकी वजह से क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है ओवर सब्सक्रिप्शन, पहली एंट्री उससे मार दो सीधी एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई करके, फिर उसकी दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन को डेबिट करके वापस 3 लाख लिख दो और इसके बाद फिर यहां लिखना शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा छोड़ दो, अभी भूल जाओ। क्या आपने वहां पे रिजेक्ट वाला नाम सुना? हाँ सर इस क्वेश्चन में रिजेक्ट लिखा है, भगाया था। मैंने कहा जैसे रिजेक्ट वाला नाम देखो वहां बैंक लिख देना, अगर लिखा है बैंक रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट नहीं होता तो बैंक नहीं लिखते। और सर और मैंने कहा कॉल इन एडवांस लिखना, क्वेश्चन को बिना पढ़े, अगर प्रोराटा का क्वेश्चन है तो एडवांस लिखना ही पड़ेगा। किसी के बच्चे के टीचर ने यहाँ पे क्या पता लिखना सिखाया, टू शेयर अलॉटमेंट लिख देना, अलॉटमेंट लिख दो एडवांस लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अमाउंट ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अब मेरे से कोई भी बच्चा अब से लेकर जब तक ये पूरा क्वेश्चन खत्म ना हो जाए इस 1,50,000 की बात मत करना, क्योंकि मैंने पहली एंट्री बना के 1,50,000 का काम तमाम कर दिया। अब मुझे 1,50,000 से कोई मतलब नहीं है, 1,50,000 का स्वाहा हो गया। अब सारी एंट्री जो बनेगी वो 50,000 से बनेगी, 50,000 से। सर 50,000 शेयर मैंने दिए होंगे, एप्लीकेशन 2 की थी तो लोगों को 40 और 10 टोटल लोगों को कितने शेयर अलॉट हुए? 50। तो 50,000 के मालिक बने होंगे कंपनी, और 50 की 2 में मल्टीप्लाई करके फेस वैल्यू के हिसाब से कैपिटल में पैसा आएगा 1,00,000। तो शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है? सर जितने शेयर ऊपर इश्यू वाले होते हैं, इश्यू की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन की वैल्यू से करते हैं तो वो शेयर कैपिटल में जाता है। सर मैंने किसको भगाया? मैंने 45,000 वालों को भगाया। 45,000 की 2 में मल्टीप्लाई करके मैंने कितने रुपए भगाए? क्योंकि एप्लीकेशन की बात चल रही है तो सारी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे होंगी। 45,000 इंटू 2, मैंने 90,000 वालों को उनके घर भेज दिया। टोटल मेरे पास 3 लाख रुपए आए थे, 3 लाख में से 1 लाख रुपए के मालिक बन गए, 90,000 वालों को मैंने भगा दिया। इसका मतलब 1,10,000 रुपए मैंने एडवांस रख लिया बस। उनको लौटाया नहीं ना, देखो ना। आप कहोगे सर ये कैसे कैलकुलेट किया? मैंने कहा देखना, 80,000 वालों को 40,000 शेयर दिए तो 40,000 ₹2 के हिसाब से 80,000 रुपए मैंने इनके अभी एक्स्ट्रा रख रखे हैं ना, माल थोड़ी दिया। 80,000 के पैसे लिए और माल दिया 40,000, तो 40,000 ₹2 के हिसाब से पैसा मिल रहा होगा तो 80। 25,000 वालों को 10,000 दिए तो 15,000 शेयर इनका भी पैसा, 15 की 2 में मल्टीप्लाई करो 30, 80 और 30 कितना हो रहा है? 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास, जो मैंने इनसे कहा है। अब आगे पढ़ता हूं। एक्सिस मनी पेड बाय द एप्लीकेंट allotted share who were allotted was adjust towards some due on allotment। अगली कॉल पर रख लेना, और अगली कॉल पर जब रखते हैं तो या तो allotment लिखते हैं, कह देते हैं सर अभी एडवांस है, कॉल इन एडवांस। तो मैंने 1,10,000 रुपए एडवांस में डाला। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दीपक एक शेयर होल्डर है, फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये रहा फर्स्ट कैटेगरी। कहते हैं अप्लाइड करके आया 1000 शेयर। अब मुझे बताओ बेटा, अगर ये फर्स्ट कैटेगरी में ये 1000 शेयर अप्लाइड करने आया था तो क्या इसको अलॉट भी पूरे 1000 हुए होंगे? नहीं सर, आधे मिलते हैं। तो अगर ये 1000 अप्लाइड करने आया था तो इसको मिले कितने शेयर होंगे? 500, आधे मिले होंगे। 1000 वाले को 500 मिले। कहते हैं फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, कह रहा है अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गया। तो मैंने क्या सिखाया है?
क्या एप्लाइड, ये जो एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन को एप्लाइड बोलते हैं, एप्लाइड से कोई मल्टीप्लाई नहीं होती। हम हमेशा पैसा किससे मांगते हैं? अलोट, जितने हमने शेयर दिए। हम तो इन लोगों से पैसा मांगेंगे जिनको हमने शेयर दिए। ये आए कितने, उससे मतलब नहीं होता, हमेशा अलोट से एंट्री बनती है, हर एंट्री अलोट से बनती है। तो अब अगर अलॉटमेंट पे इसने पैसा नहीं दिया तो मुझे कॉलिन एरियर चेक करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1000 की मल्टीप्लाई 4 में करके अलॉटमेंट से और कॉलिन एरियर लिख देते हैं, जबकि नहीं, इसने अप्लाइड किया, अप्लाइड से मतलब नहीं होता। इसने अलॉट कितने हुए थे? 500, तो 500 के 4 में मल्टीप्लाई करके इसने 2000 रुपए मुझे नहीं दिए। लेकिन जैसे ही मैं इसको 2000 रुपए बोलूंगा कि तुमने नहीं दिए, तो तुरंत ये कहता है सर एडवांस भी तो है। मैंने कहा कैसे एडवांस? कहते हैं सर मैं भी तो फर्स्ट कैटेगरी का हूं, और जब मैं एप्लीकेशन पे आया था तो मैं 1000 शेयर मांगने आया था, आपने मुझे 500 शेयर दिए, तो मेरा भी तो कुछ पैसा आप पे एडवांस होगा, जो आपने कहा होगा अगली बार लगा लेना। तो अभी वो पैसा लगाओ, उसके बाद बताओ मुझे कितने और देने। मैंने कहा हाँ पॉइंट है, दोबारा समझाता हूँ। ये 1000 शेयर मांगने आया था एप्लीकेशन के टाइम पे, तो क्या बच्चे ये 2000 रुपए जेब में लाया होगा? मैंने 1000 के बदले में इसको उस टाइम पे कितने शेयर दिए होंगे? 500। 500 की 2 में मल्टीप्लाई करके मैंने इसको 1000 रुपए का माल दिया था। तो इसके 1000 रुपए मेरे पे एक्स्ट्रा आ गए थे, जो मैंने कहा अगली बार लगा लियो। अब अगली बार का मतलब अलॉटमेंट मनी। मैंने अलॉटमेंट मनी में 500 अगर इसको शेयर दिए थे तो मैं अलॉटमेंट पे 500 का ही पैसा मांगूंगा, मैं 1000 का थोड़ी मांगूंगा, जब मैंने 1000 शेयर इसको दिए ही नहीं थे। 500 की मल्टीप्लाई में किस में करूंगा? 4 में। तो 5 4 जो 20, मैं इससे 2000 रुपए मांगूंगा। तो ये कहेगा सर आपने 1000 रुपए तो पहले ही एक्स्ट्रा रख रखे हैं। मैंने कहा चलो 2000 में से 1000 काट दे, अब कितना बचा? 1000। मैंने कहा 1000 दे दे, तो कहता है फेल टू पे अलॉटमेंट। कह रहा है सर अब मेरे पास 1000 रुपए बन नहीं पाएंगे, मैं नहीं पे कर पाऊंगा। मैंने कहा बेटा यहाँ कॉल इन एरियर कितना माना जाएगा? 1000 रुपए कॉल इन एरियर। किसका? दीपक का। आगे बढ़ते हैं। राजू एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर की होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब अलॉट होता है, अलॉट हुए होंगे 100 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट, ये भी अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाया। अब मुझे बताओ अगर अलॉटमेंट मनी ये पे नहीं कर पाया तो इससे पिछली कॉल पे ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? 2 कैटेगरी से, सेकंड कैटेगरी से। तो इसने भी तो ज्यादा पैसा दिया होगा, मुझे इसका भी पैसा चेक कर। अगर कोई भी अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे अगर कुछ भी एडवांस आ जाता है, एप्लीकेशन पे अगर एडवांस होता है, प्रोराटा में होता ही होता है एडवांस, और इसकी अगली ही कॉल पे अगर कोई डिफॉल्ट कर दे, तो मुझे ये चेक करना पड़ता है कि सीधा मल्टीप्लाई करके एरियर आएगा या कुछ माइनस भी करना पड़ता है, और हमेशा माइनस ही करना पड़ता है। अब देखो इसमें करके दिखाता हूं। अगर इसको 100 शेयर मिले तो बच्चे क्या ये 100 ही शेयर लेने आया था? नहीं सर, ये तो 25,000, मतलब 2.5 गुना ज्यादा। जितने तुम्हें मिलेंगे उससे 2.5 गुना ज्यादा, 2.5 टाइम्स एक्स्ट्रा आपको शेयर मांगने पड़ेंगे इस कैटेगरी वालों को, तब जाके 100 मिले होंगे। जैसे 10,000 मिले। अब मुझे बताओ अगर 10,000 की जगह 100 मिले तो 250 मांगे होंगे ना, 250। इसकी भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं तुम्हें। 250 शेयर मांगे होंगे, तो 250 की 2 में मल्टीप्लाई करके इसने कंपनी को कितने रुपए दिए होंगे? 500। लेकिन कंपनी ने इसको कितने शेयर दिए? सिर्फ 100। 100 की 2 में मल्टीप्लाई करके कंपनी ने इसे सिर्फ 200 का माल दिया, तो कंपनी ने इससे कहा 300 रुपए अगली बार लगा लिए ना। अब ये 100 शेयर की मल्टीप्लाई 4 में करके कंपनी अलॉटमेंट पे इससे 400 रुपए मांगेगी, तो ये कहेगा कंपनी भूल गई, आपको हमने 300 रुपए पिछली कॉल पे फालतू दे दिए थे। हमने कहा ओके ओके, 400 में से 300 काटो, लाओ 100 रुपए दो। तो ये कह रहा है राजू भी फेल हो गया अलॉटमेंट मनी पे करने में। तो राजू 100 रुपए नहीं दे पाया और दीपक 1000 रुपए नहीं। अब आप कहोगे सर इसके बाद? मैंने कहा फिर इनके शेयर को फॉरफिट किया, फिर कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को उसके बाद मांगा, फिर कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर को वापस से रीइश्यू किया किसी को फुली पेड पे। चलो अब वो बाद की चीज है, अब पहले मैं अलॉटमेंट तक का मेरा मैटर सोल्व हो गया, मैं अलॉटमेंट तक की एंट्री पास करता हूं। सर अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री पता है तुम लोगों को? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारी एंट्री मैंने किससे बोला? 50,000 से बनेंगी, तो मैं 50,000 से एंट्री बनाता हूं। 50,000 इंटू 4, मुझे 2 लाख रुपए मिलने चाहिए यहाँ। मैं कह रहा हूं मुझे 2 लाख रुपए दो, मुझे 2 लाख रुपए दो। फिर एंट्री नंबर 4, मुझे पैसा मिलना स्टार्ट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुझे जो एडवांस में मिल चुका था वो नहीं मिलेगा, तो कॉल इन एडवांस डेबिट करने का समय आ गया। जिस टाइम पे मुझे एक्स्ट्रा मिल गए थे तब मैंने क्रेडिट में लिखा था, क्योंकि मैं इसे लाइबिलिटी मान रहा था। अब इस लाइबिलिटी को मैं खत्म कर रहा हूं, लाइबिलिटी क्रेडिट में खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। यहाँ पे कुछ लोग मेरा पागल काट देंगे, जिनको कॉल इन एरियर के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। मेरे एक तरीके का एसेट है या लॉस है, कुछ भी बोल सकते हो फिलहाल के लिए। टू शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा अगर अलॉटमेंट में यहाँ क्रेडिट में 2 लाख लिखा है, तो यहाँ पे डेबिट में 2 लाख रुपए लिखा है, अलॉटमेंट में तो क्रेडिट भी 2 लाख होगा। ऑलरेडी एडवांस कितना आ चुका है? 1,10,000। कॉल इन एरियर कितना है? अभी सर चेक करा, दीपक 1000 रुपए नहीं दे रहा और ये 100, टोटल 1100 रुपए नहीं मिल रहे। मैंने कहा कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल 2 लाख रुपए, उसमें से 1,10,000 रुपए नहीं मिले और 1100 रुपए नहीं मिले, तो टोटल मिला के 88,900 रुपीज मिल गए होंगे। कंपनी कहती है बुद्धि सनक गई है यही। कंपनी कहती है तुरंत अलॉटमेंट के तुरंत बाद इनके शेयर को फॉरफिट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कहते हैं शेयर ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। कंपनी कहती है अगली कॉल बाद में मांगेंगे, भाई साहब पहले करेंगे फोर फीचर। मैंने कहा बेटा फोर फीचर की एंट्री सीखो। फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल इन एरियर। अब आप मुझे बताओ 500 शेयर किसके हैं सर? दीपक के। प्लस 100 शेयर किसके हैं? राजू के। टोटल मिला के कितने शेयर हो गए? 600। फोर फीचर में अगर आप मुझे फॉलो करते हो, आप मेरे से ही पढ़ रहे हो, मेरे से ही पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करते हो, हार्डेस्ट चैलेंज देखा है, कोर्स वगैरह को ज्वाइन किया हुआ, जैसे भी जहां भी पढ़ रहे हो, तो आपको याद है मैंने शेयर कैपिटल में कोल्ड अप लिखना सिखाया है। आप तुरंत जाओ, भाग के जाओ, 13 डेज हार्डेस्ट चैलेंज खोलो, वहां पे इश्यू ऑफ शेयर वाली जो वीडियो मैंने बना रखी है उसे देख लो। डे 8 है, 8th डे को देख लेना, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोल्ड अप डालता हूँ, और मैंने कोल्ड अप सिखाया कितना सर? कोल्ड अप होता है जिस कॉल पे जाके फोर फीचर हो जाए वहां तक का पैसा जोड़ लो, वो कोल्ड अप माना जाता है। अलॉटमेंट पे फोर फीचर हो गए तो 4 और 2 6 रुपए कोल्ड अप है। तो 6 इंटू 4, 6 4 जो 24, 2400 रुपए। आप मुझे बताओ कॉल इन एरियर कितना रुपए है? अभी तक आपने यहां से यहां तक कॉल इन एरियर में सिर्फ 1100 रुपए है, तो यहाँ पे 1100 लिख दो। 2400 में से 1100 घटाओ, बचा हुआ डिफरेंस 1300 रुपए क्या बन जाएगा? फोर फीचर का बैलेंस बन जाएगा। सीधा डायरेक्ट सिंपल तरीका। ठीक है जी, आया समझ में? सर ये 600 कैसे आया? मैंने कहा दोनों के शेयर फॉरफिट कर दिए, एक के 500 एक के 100 शेयर है। होल्ड अप कितना है? सॉरी 4 और 2 6, अमाउंट गलत लिख दिया मैंने। होल्ड अप अमाउंट कितना है? 6, 4 और 2 6। होल्ड अप कितना है? 6, 4 और 2 6, तो 6 6 या 36, 3600 रुपए है। अमाउंट गलत होगी तो सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है जी, 6 इंटू 6 36, उसमें से कितने रुपए नहीं मिले? 1100। 3600 में से 1100 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे? 2500। 2500 रुपए मिल गए होंगे, 2500 आएगा फोर फीचर में। 3600 में से 1100 हटा दिया। कंपनी कहती है अब सुनो, अब मांगो फाइनल कॉल। मैंने कहा मांग लेंगे फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल लिख लेना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन 50,000 में से अगर 600 वालों को आपने डिक्लेयर कर दिया है कि तुम फॉरफिट, तो उनसे अब पैसा मत मांगना, क्योंकि अब वो शेयर होल्डर ही नहीं बचे। तो 50,000 में से 600 काटने के बाद जो बचे हो उससे फाइनल कॉल मांगना। और फाइनल कॉल भी कितने रुपए की है? अभी पिछली स्लाइड पे देखा था 4 रुपए की। तो बच्चे मैं कैलकुलेशन करता हूं, 50,000 वालों में से 500 और 100, 600 वालों को तो मैंने भगा दिया। मैंने कहा तुम मालिक नहीं हो, तो 49,400 बचा। इनसे मैंने 4 रुपए के हिसाब से पैसा मांगा, 1,97,600, 1,97,600। देखो फाइनल कॉल मांगी थी मैंने। इसके बाद फाइनल कॉल मांगी और कहते हैं ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, और सारा पैसा मिल भी गया। मिल गया तो सर अगली एंट्री राजी खुशी अपने बढ़िया तरीके से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एरियर वगैरह नहीं, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इनसे पूरा पैसा आ गया, मतलब जितना ड्यू किया था 1,97,600, पूरा 1,97,600 मिल गया। कंपनी कहती है बाद में जिनके शेयर आपने फॉरफिट किए थे, इनके शेयर को रीइश्यू कर दो किसी को 11 पर शेयर पे फुली पेड। अब याद करो, हमने अगर फिर से वही वाली बात है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने आपको एंट्री सिखाई है रीइश्यू की। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर तब लिखते हैं जब कम पे रीइश्यू होते हैं। आपकी बार तो ज्यादा पर, 10 की चीज 11 पर बेच रहे हो, तो प्रीमियम पर रीइश्यू हो रही है, तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है। आपने 600 शेयर रीइश्यू करे, कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है, मैंने कसम भी खिलाई है ना, थर्ड उस वाले वीडियोस में कसम भी खिलाई है ना कि शेयर कैपिटल में। हाँ तो वही 600 इंटू 100, 6,000। 1 रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे बेचा क्योंकि 11 पर बेचा, और बैंक में आता है पर शेयर, और एक शेयर कितने पर बेच रहा हूं मैं? 11, तो 6 इंटू 11, 600। रीइश्यू के बाद एक फॉर्मेलिटी के लिए एक एंट्री बनानी होती है, बचा हुआ फोर फीचर का बैलेंस ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व। टीआर लिख रहा हूं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि मैंने मारा पैसा 2500 और रीइश्यू में मुझे एक भी रुपए का नुकसान नहीं हुआ, तो सारा 2500 का 2500 रुपया कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चे ये इस क्वेश्चन को करने में मुझे 18 मिनट लगे, लेकिन इस 18 मिनट में मैंने क्वेश्चन को रीड भी किया, मैंने इस कैलकुलेशन को आपको करने का तरीका भी बताया, और साथ में हमने इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी की कि किस तरीके से अमाउंट आएगा, किस तरीके से कहां पे अमाउंट भरा जाएगा। तो जितने भी स्टेप मैंने सिखाए, जिस तरीके से सिखाया, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को ठीक करके आओगे और आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे।
ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर चलो ठीक है, आपने एडमिशन करा दिया 6 नंबर में आता ही आता है। आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में से प्रो राटा का क्वेश्चन 6 नंबर में आता ही आता है। उसके बाद सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी से तो 6 नंबर का आता ही आता है। मैंने कहा ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का कराता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से बैलेंस शीट वगैरह बनी हुई है। मैं अभी इस बैलेंस शीट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। फिर मेरे पास ये नोट्स टू अकाउंट्स बने हुए हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैनेज करना प्लीज़। ये रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक मिनट में देखूँ स्क्रीन पर? ठीक है, मतलब काम चलाऊ दिख रहा है। तो ये हमारे पास कुछ नोट्स टू अकाउंट्स लिखे हुए हैं, मैं इसको भी फिलहाल छोड़ दूँगा। बस मैं एक चीज़ ध्यान रखूँगा कि मेरे पास ये जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है, इसमें 1,12% डिबेंचर इश्यूड ऑन 31st मार्च 2016, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्च 31 लिखा हुआ है, मार्च 2016 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज़ सोल्ड। तो ये मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई, इन दोनों को मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखो मुझे क्या करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं तो कह रहा हूं चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाए, चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंडिविजुअली आ जाए, चाहे फाइनेंसिंग आ जाए, चाहे इन्वेस्टिंग आए, क्वेश्चन तो वैसे ही होगा ना जैसे देखोगे करोगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज मेरी बात को यहाँ ऐसे सुनना, आपको पूरा लिखना है। मैं थोड़ा जगह थोड़ी कम होगी तो मैं इसी पेज पे आवा दूंगा इस पूरे क्वेश्चन को। अब कैसे आऊंगा ये देखते रहना। ये मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मेट है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है जी। अब पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर मैंने यहां पे छोड़ी 10 लाइन, 10 लाइंस 12 लाइंस छोड़कर फिर मैं लिखूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर आप कहोगे सर हमारी टीचर ने तो सिखाया ऐसे लिखा करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। हाँ मैंने कहा ऐसे लिख लो, कर रहे हो। फिर पॉइंट नंबर थर्ड में लिखूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसे करूंगा। सर अगर आधा आया, इन्वेस्टिंग आया, फाइनेंसिंग, तो जैसे अभी मैं इन चीजों को फिल करूंगा ना, ऐसे ही आप भी बस इन्वेस्टिंग आ जाए तो इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग देख देख के छट छट के लिख देना। लास्ट में लिखना नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। फिर ऐसे लिखना, फिर इसमें प्लस करना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, बस सीधा फॉर क्या पढ़ा था, एडजस्टमेंट पढ़ी थी, एक छोटा सा पॉइंट लगाया ये देख के कि ये मशीन, आप कहोगे इसे देख के क्यों नहीं लगाया, मैंने कहा लो लगा दो, इसे भी देख के डिबेंचर पे पॉइंट लगा दो। और फिर यहां पे लिखना क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया बिना क्वेश्चन को पढ़े, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी। अब इतना काम करने के बाद अब देखो और भी तुम्हें कमाल की चीज दिखाता हूं। मैं यहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करना शुरू कर दिया मैंने क्वेश्चन। फिर मैं इसमें प्लस करूंगा टी 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 आई। फिर मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आए ना आए मुझे नहीं पता, मैं तो बस लिखना शुरू कर दिया। फिर मैं लिखूंगा डायल, DIAL। फिर मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आप नाम ना भी लिखो ना लाइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये अमाउंट ठीक भर के आना इसके अंदर। फिर मैं यहाँ पे ऐड लेस करके कुछ कॉलम बना दूंगा, छोड़ दूंगा जगह। फिर मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड, ऐसे लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा लेस टैक्स, और फिर मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अगर तुम इतना लिख सकते हो तो तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी गलत करके नहीं आ सकते, अगर तुम इतना लिख सकते हो। क्या लिखा है मैंने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स TTPI, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर डायल, फिर ऑपरेटिंग। ये अब आप कहोगे ये TTPI डायल क्या है, मैंने कल लो लिख लो। टी से टैक्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स होता है या फिर टैक्स मेड होता है, किसी भी नाम से लिखा मिल सकता है। फिर टी से क्या होता है, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। सर पी से क्या होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। आई से क्या होता है सर, इंट्रीम डिविडेंड। टी से क्या होता है, डेप्रीशिएशन। आई से क्या होता है, इंटरेस्ट। ए से क्या होता है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल।
एल से क्या होता है, लॉस ऑन सेल। अब लॉस की जगह सर प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लॉस नहीं आएगा, इसकी जगह प्रॉफिट आएगा, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये भी सब प्लस करता आ रहा हूँ, सब प्लस हो रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा के जगह खाली छोड़ रखी है। यहाँ मैं करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज लिखता हूँ। सर इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट आता है, फाइनेंसिंग में डायरेक्ट आता है। अब चलो वापस से चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। यहां से शुरू होगा मेरा क्वेश्चन। मैंने कहा जी सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल। अब ध्यान से सुन लो, इस पूरी बैलेंस शीट के अंदर जो मैं बता रहा हूं, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। सर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन करंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करंट एसेट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, करंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सारी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, नॉन करंट एसेट, ये इन्वेस्टिंग होता है। सिर्फ पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ नॉन करंट एसेट ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। और सर ये फाइनेंसिंग, तो इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा होता है, और ये नॉन करंट लायबिलिटी लिखा होता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जर्नली पार्ट होता है। बाकी कभी कभी ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वो आ जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कभी कभी वो आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन, तो वो फाइनेंसिंग में हमें मजबूरी में लिखना पड़ता है। वरना ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन या क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, कुछ भी इस तरीके से जो लिखा मिलता है, सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखते रहना जो जो चीजें मैं बताऊंगा। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। 7 लाख से कितना हुआ, 9 लाख। 7 से 9 लाख हुआ, 2 लाख रुपए से बढ़ गया। तो हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके इशू ऑफ शेयर्स, और 2 लाख रुपए प्लस कर दो। ये बढ़े होंगे तो पैसा आया होगा, ठीक है जी। तो हमने यहां से 2 लाख रुपए लिखे। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने ये एक लिखा हुआ है, तो मुझे अब नोट्स टू अकाउंट्स पे जाके देखना पड़ेगा। एक, और एक पे लिखा हुआ है 1 लाख से हुआ 2,50,000 रुपए। तो मैंने कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1 लाख से 250 हुआ, तो ये 1,50,000 रुपए लिख दूंगा नेट प्रॉफिट। ये वाला, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इन दोनों का डिफरेंस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है। मैंने कहा वापस चलते हैं, एक एक पॉइंट को उठाते हुए चलूंगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पॉइंट नंबर 2, तो नोट्स नंबर 2 पर चलते हैं। नोट्स नंबर 2 में ये लिखा, नोट्स नंबर 2 में डिबेंचर लिखा हुआ है, और इसके आगे मैंने पॉइंट भी लगाया है। मैंने कहा 3,50,000 से कितना हुआ, ये 4,50,000, 1 लाख से बढ़ गया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो मैं लिखूंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, और कितने से इंक्रीज हो गया, 1 लाख रुपए, प्लस कर दिया। जब जब ये बढ़ता है तो हम प्लस करते हैं, लेकिन इसके आगे पॉइंट है, तो मैं पॉइंट को पढ़ने गया। कहते हैं 1 लाख रुपए के जो 12% डिबेंचर इशू किए, ये 2016 में किए। अब अगर यहाँ 2016 है, तो बच्चे ये एडजस्टमेंट इस 12%, ये जो आगे परसेंट लिखे ना, इसके लिए खेल है ये। अगर आपने ये 2016 में किए हैं, तो ये जो 12% है, ये 2016 की जगह 2015 पे लगेगा। मतलब ये जो डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखी होती है, इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट हमें लगाना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये मार्क ये है कि ये इस पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे। तो अगर एडजस्टमेंट में कुछ ना लिखा होता, तो मैं ओपनिंग पे लगाता। अगर क्वेश्चन में ईयर लिख दिया, तो 2016 लिख दिया, तो भी मैं तो ओपनिंग पे ही लगाऊंगा, 2015 पे। और अगर यहाँ 2016 की जगह 2015 लिख देते, तो फिर मैं इंटरेस्ट 2016 पे लगाता। मतलब अगर यहाँ कोई भी ईयर लिखा हुआ है, 2016 है, तो ऊपर देखो कौन कौन से ईयर है, 16, 15, तो यहाँ 16 है तो 15 पे लगेगा। सर 15 लिखा होता तो 16 पे लगता, कुछ ना लिखा होता तो भी 15 पे, हमेशा ओपनिंग पे लगता है। अगर यहाँ पे गलती से 2015 लिखा होता, तो मैं 16 पे लगाता। तो सर अब 16 लिखा था यहाँ, तो मैं 15 पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। कितने परसेंट लगाऊंगा, 12%। 3,50,000 का 12% कैलकुलेट करूंगा, 3,50,000 इंटू 12%, 42,000 आया। अब याद करो, डायल में इंटरेस्ट आ रहा था, तो एक तो 42,000 रुपए में यहाँ डालूंगा डायल के सामने, और साथ में इंटरेस्ट जो होता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिखा जाता है, तो इंटरेस्ट पेड यहाँ से माइनस किया, हाँ प्लस कर दिया, ये होता फाइनेंसिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 12% डिबेंचर का भी झंझट खत्म किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग के सामने लिखा है पॉइंट नंबर 3। मैंने कहा पॉइंट नंबर 3 को दिखाओ, सॉरी बहुत आगे चले गए। पॉइंट नंबर 3 कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है, और लोन हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनता है, इसलिए मुझे इसे फाइनेंसिंग में डालना पड़ेगा। 75 से कितना हो गया, 1,50,000, तो 75,000 से बढ़ा, तो मैं इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखूंगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया, 75,000 रुपीज से बढ़ा, तो इसका मतलब मुझे पैसा मिला होगा, मैंने पैसा लिया होगा और लोन पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके सामने पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। लिखा है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज्ड डिविडेंड मैंने अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर।
अब यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2015, 1,25,000, तो मैं प्रपोज डिविडेंड यहाँ 1,25,000 रुपए लिखूं। और सेम प्रपोज डिविडेंड मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिर लिखना पड़ेगा, प्रपोज डिविडेंड, और सेम प्रीवियस ईयर का मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 1,25,000। तो ऊपर प्लस कर दिया ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया, एक्चुअल में फाइनेंसिंग का ही पार्ट होता है। इसके बाद वापस से चलते हैं दूसरी तरफ। अब ये हमने सारे पॉइंट निपटा दिए, अब आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट पे। फिक्स्ड एसेट में हमारे सामने टेंजिबल के सामने पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, तो टेंजिबल के आगे पॉइंट नंबर 5, 5 पे ये दो चीजें लिखी हुई है, इस पे एडजस्टमेंट है, मैंने कहा 1 मिनट के लिए होल्ड पे डाल देते हैं, अब और आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा। फिर लिखा हुआ है इंटेंजिबल के सामने पॉइंट नंबर 6, तो मैंने कहा पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल 1,50,000 से कितनी हो गई, 1,00,000। गुडविल अगर 1,50,000 से 1,00,000 हो गई तो 50,000 से कम हो गई। गुडविल कम होती है तो उसे एमोर्टाइज करना बोलते हैं, और देखो डायल में एमोर्टाइज लिखा हुआ है, 1,50,000 से 1 हुई तो 50,000 से कम हुई तो 50,000 रुपए में गुडविल एमोर्टाइज के सामने लिख दूंगा। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने कोई नहीं है, बस सीधा 1,00,000 से 1,50,000। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ी मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो लिखना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप लिख सकते हो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका मन करे। इंक्रीज लिख दो या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दो। कितने रुपए से बढ़ गई इन्वेस्टमेंट आपकी, सर इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 से बढ़ गई, और इन्वेस्टमेंट बढ़ी होगी मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपके पास से पैसा कम हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये एक ही बात होती है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हाईली कन्वर्टेबल इन कैश वाली चीजें होती हैं सिक्योरिटी, तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को साथ में मेंशन किया जाता है। तो याद करो, मैंने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एक कॉलम बनाया था, तो अब मैं 43 और 70 इन दोनों को जोड़ूंगा। 7 और 4 11, 1,13,000 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, और 7 और 4 11, 1,13,000 ही क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। 43 और 70 और 73 और 40 दोनों को जोड़ा तो 1,13,000, 1,13,000। तो देखो मैंने यहाँ पे जहां लिखा हुआ था ना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी जगह पे लिखूंगा 1,13,000, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी लिखूंगा 1,13,000। यहां तक समझ में आया? करंट इन्वेस्टमेंट को उसमें प्लस कर लिया हमने, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जुड़ता है। और फिर लिखा हुआ है मेरे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के सामने पॉइंट नंबर 7 लिखा हुआ है, तो मैं पॉइंट नंबर 7 पे जाता हूं। स्टॉक इन ट्रेड 72 से 1,22,000 हो गया, 50,000 से बढ़ गया। और जब भी मेरी करंट एसेट बढ़ती है तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करता हूं, एसेट बढ़ती है तो मैं घटाता हूं, एसेट घटती है तो मैं बढ़ाता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और कितना, 7 5 12, 50,000 रुपए से बढ़ गई, तो मैंने इसको ब्रैकेट में ट्रांसफर कर दिया। सर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चीज छोड़ दिया है। क्या छोड़ा हुआ है मैंने? सर मैंने छोड़ा हुआ है ये मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि बेटा इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो मुझे इसका अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मैं अब इसको आपका अकाउंट बना के दिखाता हूं। मशीनरी अकाउंट, और इसी का साथ में डेप्रिसिएशन भी है। ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप इस तरीके से अकाउंट खोलें। अब जैसे जैसे मैं याद करवाऊं वैसे वैसे याद कर लोगे तो तुम्हें रट जाएगा। देखो क्या करना, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सी, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सी। फिर लिखना टू बैंक, ब्रैकेट में पीपी का मतलब परचेज, टू गेन ऑन सेल। इधर की तरफ लिखना बाई, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर ये ना होता तो सिर्फ डेप लिखा जाता। बाई बैंक सेल मतलब इधर भी बैंक इधर भी बैंक, और इधर गेन है तो इधर लॉस। अब दोनों में से एक होगा, अगर लॉस आएगा तो गेन नहीं आएगा, गेन होगा तो लॉस नहीं आएगा। इधर की तरफ टू, अगर अकाउंट बना रहे हो तो ऊपर यहाँ एक्यूमुलेट मशीन में लिखा है तो यहाँ मशीन लिख लेना, और यहाँ डैप लिख दे। अब देखो इन्फॉर्मेशन को कैसे फिल किया जाएगा। ये काम करने के बाद अब देखो हम चलते हैं इस पे, हमने छोड़ रखा था ना 10,55,000 ओपनिंग और 1675 क्लोजिंग, 1055 1675, 1055 1675 ओपनिंग और क्लोजिंग, बाई टू बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। इसका डैप, डैप कितना है 140 और 2,10,000, ओपनिंग 1,40,000 और क्लोजिंग 2,10,000। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पढ़ने। बीडी सीडी लिख लिया हमने देख के क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो
वापस चलते हैं पर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एक पीस ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। अब यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मशीन के सामने भी लिखा जाता है। कहते हैं सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000, लॉस ऑन सेल 10,000, तो यहां पे गेन नहीं आएगा। अगर गेन पे बेचा होता तो लॉस नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ, इधर ही देख के बताओ, 80,000 रुपए की कोई चीज जिस पे 40,000 डेप्रिसिएशन लग गया था तो 40 की बचती थी। अब 40,000 रुपए की चीज मैंने भाई 80 में से 40 डेप्रिसिएशन कट के 40 की बची, 40,000 की एसेट को मैंने 10,000 के लॉस पे बेचा। 40,000 की चीज को अगर 10,000 के नुकसान पे बेचा तो मुझे तो 30,000 रुपए मिले होंगे, तो बैंक के नाम से सेल आ जाएगा, तो सेल बोल देंगे। अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा, अब इसको टोटल कर लो। आओ बच्चों टोटल कर लो। कर लो तो नहीं है आप में से कोई? 2,10,000 घर का नाम हो, कभी निकनेम रख रखा हो किसी के घर वालों ने, कर लो। 2,10,000 इंटू 40 तो ये हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000। 250 में से 140 माइनस करोगे तो ये आएगा 1,10,000। ठीक है जी। इधर का भी टोटल अभी ये तो कैलकुलेटर से 16,75,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, ये आया 17,55,000, 17,55,000 माइनस कर दूंगा 10,55,000, तो ये आएगा 7 लाख। अब देखो जी, मेरे मेरे लिए काम की कौन कौन सी बात है। कोई बीडी सीडी मेरे काम का नहीं होता, ये तो बस मुझे आंसर निकालने थे तो इसलिए करना पड़ा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने कहीं भी नहीं लिख रखा सर, डेप्रिसिएशन लिख रखा है मैंने कहा, तो ना मैंने कहीं मशीन लिखना होता। डेप्रिसिएशन 1,10,000, याद करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1,10,000 ऑपरेटिंग में लिख दी। और दिखते हैं आगे, चलो जी ये यूज कर लिया। सर ये लॉस ऑन सेल, आपने वहां पे लॉस ऑन सेल भी डायल में लॉस ऑन सेल है, तो मैंने कहा लॉस ऑन सेल के सामने 10,000 रुपए लिख दूंगा, ये भी यूज कर लिया। सर सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए में बेच दी मैंने मशीन? 30,000 रुपए में बेच के पैसा आया होगा। परचेज ऑफ मशीनरी भी है, उधर की तरफ बैंक लिखा है, कितना? 7 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि पैसा गया होगा। 7 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी, ये इधर की तरफ, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, सब यूज हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बची। अब मैं जल्दी से सबको प्लस माइनस करता हुआ चलता हूं। बेटा आप इनकी जगह पे लिखना, जहां जहां इनकी जगह है, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने जो बीच में गैप बनाया था उसको मैं थोड़ी देर के लिए मिस कर रहा हूं। अगर आपने ऐसे कर दिया पूरे 6 नंबर लेके जाओगे, चाहे इसमें ऊपर नीचे कुछ चीज लिख रखी, मतलब पूरा ठीक से लिखा नहीं लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,10,000। अब मेरी कैलकुलेशन एरर हो सकती है क्योंकि क्या पता मैंने कोई चीज प्लस माइनस में गलत लिख दी हो। प्लस 42,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 माइनस 50,000, 4,37,000 आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आंसर। टैक्स वगैरह कुछ था नहीं, तो ये आंसर आया मेरा फाइनल 4,37,000 प्लस। इन्वेस्टिंग देखते हैं, 7,50,000 माइनस 30,000, 7,20,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं, सॉरी फाइनेंसिंग, इधर लिख रहा हूँ बच्चे फाइनेंसिंग क्योंकि जगह नहीं बच रही उधर। 2 लाख और एक 3,75,000 तो सीधा ही हो गया। 3,75,000 माइनस 42,000 माइनस 1,25,000, 2,08,000, ये प्लस का आ रहा। ठीक है जी। अब जो प्लस माइनस है इन सबको प्लस माइनस प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, ये माइनस मारा है बेटा, ये माइनस मारा है ब्रैकेट में। चलो जी प्लस माइनस कर लेते हैं। 4,37,000 प्लस 2,08,000 माइनस 7,20,000। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना और उसका अमाउंट चेक कर लेना, 75,000 का डिफरेंस आ रहा है। जरूर पिछली वाली स्लाइड में हमने जो कैलकुलेशन करी है इसकी टोटलिंग वोटलिंग को एक बार चेक कर लो, इसमें कहीं कुछ एरर ना हो रही हो। 14,65,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 40,000, 1,22,000 प्लस 73,000, 19,50,000 और इधर की तरफ 19। ठीक है बेटा, कोई अमाउंट वगैरह मैंने बोला हो और मैंने कहीं पे इधर उधर लिख दिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट में प्लस माइनस में की जगह ब्रैकेट लगा दिया है या नहीं लगाया, इतना करके बता देना। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, सब कुछ सही चल रहा है,
बिल्कुल बेहतरीन करवाया है, सब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कहीं पे कोई मैंने अमाउंट वगैरह बोलने में और लिखने में कहीं पे कुछ छोड़ दिया हो या एरर कर दिया हो, क्योंकि अब दोबारा-दोबारा करूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि दोबारा चेक करना पड़ेगा। अब ऑफलाइन बैच में तो हम बच्चों से ही करवा देते कि बच्चे बताओ जल्दी-जल्दी। अब ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लाइव होती तो आप मुझे बताते रहते साथ में। अब ये रिकॉर्डेड में मैंने पूरी क्वेश्चन करवा दिया है, अब इसमें कहीं पे मैंने कोई फ़ॉल्ट कर दिया होगा, कोई चीज़ इधर ऊपर-नीचे कर दी होगी, उसको आप मैनेज कर लेना। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का कैश फ्लो का क्वेश्चन। तो हमने एडमिशन का क्वेश्चन ट्राई किया, हमने सीएफएस का क्वेश्चन ट्राई किया, हमने इश्यू ऑफ शेयर का प्रो राटा वाला क्वेश्चन ट्राई किया। इसके अलावा भी जो मेरा मन कहता है कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 नंबर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, वो मिलता है बच्चे क्या कहते हैं डिसोल्यूशन चैप्टर में से 6 एंट्री कभी-कभी बनाने के लिए आ जाती है और आपको वो बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको 6 नंबर में जर्नल एंट्री करके दिखाऊँगा, वो भी कौन से चैप्टर की, डिसोल्यूशन चैप्टर की। एक्चुअल में मैंने इसको कराने से पहले बार-बार आपको बताया है कि एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसेट्स का रियलाइजेशन कराओ, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना, और जब-जब लायबिलिटी का रियलाइजेशन कराओ, तो रियलाइजेशन डेबिट करना। कैश या बैंक लिखना, और अगर किसी पार्टनर का नाम हो तो अपोजिट में उसके पार्टनर का नाम लिखना। देखो मैं आपको ट्राई करके दिखा। क्वेश्चन में लिखा है एक फर्नीचर था 50,000 का, अमन कह रहा है मैं इस फर्नीचर को आधा फर्नीचर टेक ओवर करूंगा 10% डिस्काउंट पे। पहले 50,000 का आधा करो, 25,000। 25,000 का फर्नीचर टेक ओवर कर लूंगा लेकिन 10% डिस्काउंट पे, मतलब 2500 रुपए के डिस्काउंट पर, तो मतलब 22,500 पे टेक ओवर करेगा। और बचा हुआ फर्नीचर जो होगा उसको हम 30% प्रॉफिट पे बेच देंगे। अगर 50,000 में से 25,000 टेक ओवर कर लिया तो अभी 25,000 बच रहा होगा। इस 25,000 को मैंने 30% प्रॉफिट पे बेचा। 25,000 का 30% होता है 7,500, तो ये हो जाएगा 32,500। अब सुनो, एक को तो पार्टनर ने टेक ओवर किया और एक को मैंने बाहर मार्केट में बेचा। तो फर्स्ट वाले की एंट्री नंबर 1, एसेट का रियलाइजेशन हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट होगा। पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो मुझे पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखा हुआ है अमन, तो मुझे यहाँ अमन कैपिटल लिख, ठीक है जी। अमाउंट लिखूंगा कितना, 22,500। इसके अलावा इसी का पार्ट 2, जिसमें मैंने बाकी के फर्नीचर को बाहर बेच दिया, तो बाहर भी बेचू या कहीं भी बेचू, रियलाइजेशन तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन डेबिट में लिखा जाएगा इस बार कैश या फिर बैंक अकाउंट। इस बार किसी पार्टनर को ने टेक ओवर नहीं किया, बचा हुआ मैंने बस बाहर बेचा। 32,500, 32। नरेशन आप खुद लिखना सेम, यहाँ फर्नीचर टेक ओवर बाई अमन और फर्नीचर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। अब आ जाते हैं एंट्री नंबर बी। बी पॉइंट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है, और चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, कोई भी चीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती, तो डायरेक्ट राइट ऑफ होती है। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बटेगा अमन और हर्ष। जब भी प्रॉफिट बांटा जाता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है पैसा, तो अमन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप फुल फॉर्म लिखना बच्चे, मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। कितने रुपए का प्रॉफिट था, 15,000 रुपए। क्या रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, सर नहीं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। एंट्री नंबर सी पर आते हैं। कहते हैं हर्ष का लोन था 6,000, लेकिन हमने उसको 6,200 रुपीज पे किए। हमने जब आपको डिसोल्यूशन सिखाया है तो हमने ये बताया कि पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर नहीं होता, ना उससे पे किया जाता है। पार्टनर के लोन को डायरेक्ट पे किया जाता है। सर पार्टनर का लोन, क्या नाम है पार्टनर, हर्ष। हर्ष का लोन लाइबिलिटी थी, अब अगर हम पे कर रहे हैं तो उसके लोन को डेबिट कर दो, क्योंकि लोन क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी होती है, खत्म करने के लिए डेबिट किया जा रहा है। कितने रुपए का लोन था, 6,000। और अब हम बैंक से उसको पे कर रहे हैं, लेकिन हमने पेमेंट उसको कितने रुपए की 6,200, तो 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, ये मेरा लॉस हो गया। अब लॉस जो होगा वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, 200 रुपए का नुकसान मेरा। इसके बाद पॉइंट नंबर डी पर आते हैं। पॉइंट नंबर डी में लिखा है फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया 5,000 रुपए एक हर्ष के बिहाफ पे, हु बियर दीज एक्सपेंस। कहते हैं हमारा एक पार्टनर था, उसको कितने रुपए खर्च करने थे, 5,000 रुपए का खर्चा करना था, और उसकी जगह फर्म ने पे कर दिया। बच्चे पहले ये बताओ, अगर ये हर्ष को पे करना था, एक पार्टनर को पे करना था, तो क्या इसका फर्म से कोई लेना देना है, नो। तो फर्म क्या रियलाइजेशन यूज करे, नो। रियलाइजेशन तब यूज होता है जब बिजनेस को कोई पेमेंट करनी हो या बिजनेस को कोई पैसा आना हो, जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कोई एक्सपेंस था जो पार्टनर को करना था, तो उसे पार्टनर करे, उसका रियलाइजेशन से क्या लेना देना। लेकिन कहते हैं हमने हमसे पे करवा दिया, फर्म ने पे कर दिया। मैंने कहा फर्म ने पे किया तो फर्म के पास से पैसा गया, ये तो मैं मान लूंगा कि फर्म ने पे करा तो फर्म के पास से 5,000 रुपए गए होंगे, लेकिन 5,000 रुपए फर्म का ही खर्चा बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सर अब क्या करें, मैंने कहा जिसके लिए मैंने पैसा दिया उसके अकाउंट से काटो इस पैसे को। तो जब भी पार्टनर के अकाउंट से पैसा कटता है तो हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ये तो रूल सिखाया है मैंने, ये तो पूरे यूट्यूब पे बस मैंने ही सिखाया हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट को, मतलब
तरीके से तो सब सिखाते हैं, लेकिन क्या है एक मूल मंत्र जो पहले दिन पार्टनरशिप में मैं सिखा देता हूं कि पार्टनर्स की कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट और पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है। वही चीज मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं। अगर हर्ष को 5,000 रुपए देने थे और वो बिजनेस ने पे कर दिए, तो हर्ष के अकाउंट से 5,000 रुपए कटेंगे। कहते हैं एक बिल था 1200 रुपए का, अंडर डिस्काउंट हमने डिस्काउंट करवाया हुआ था उसको, मतलब कोई बिल था, मुझे पेमेंट करनी होगी। बिल वाज रिसीव फ्रॉम सोहम हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया और फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 25% ही उससे मिल पाएगा। 1200 का 25% होता है बच्चे 300 रुपए, सिर्फ उससे 300 रुपए ही आएंगे। अब जो भी पैसा आएगा एक तरीके से एसेट से ही पैसा आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैश या फिर बैंक, क्योंकि पार्टनर का नाम यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं पार्टनर का नाम नहीं लिखूंगा तीन। लेकिन मुझे बताओ ये जो बैंक होगा वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने बैंक से तो 1200 रुपए पहले ही लेके खा लिए होंगे ना इस बिल के। डिस्काउंट जब कराया होगा तो बैंक ने मुझे 1200 रुपए दे दिए होंगे, और ये बिल, ये तो जिस बंदे ने इसके पैसे देने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो 300 रुपए देकर भग गया, कह रहा मेरे बस की नहीं, दिवालिया हो गया मैं तो अब 1200 रुपए बिजनेस बैंक मुझसे मांगेगा, एक तरीके से मेरी लाइबिलिटी है। अब इसकी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 1200 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे, तो मेरे बैंक से पैसा कट जाएगा 1200 रुपए। तो देखो ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गई तो आप अब करके आ सकते हो। पॉइंट नंबर एफ, क्रेडिटर थे 6,000 रुपए के, 6,000 की मेरी लाइबिलिटी थी। कहते हैं स्टॉक टेक ओवर कर रहे हैं 5,000 रुपए का 5% डिस्काउंट, 5,000 का 5% होता है 250 रुपए, 5 5 25। 5,000 में से 250 माइनस करूंगा तो 4750, तो 4,750 रुपए का मेरे स्टॉक क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया। अगर क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, स्टॉक मेरी एसेट है, कभी भी मेरी कोई लाइबिलिटी मेरे किसी स्टॉक मतलब मेरी एसेट से अगर सेट ऑफ होती है, तो उस सेट ऑफ की फिर कोई एंट्री पास नहीं होती। तो 6,000 रुपए के क्रेडिटर में से 6,000 के क्रेडिटर ने मेरे 5,000 में से 250 कटवा के 4,750 का तो मेरा स्टॉक टेक ओवर कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड सेटलमेंट नहीं लिखा, इसका मतलब अभी भी उसको कर्जा मेरे पे बच रहा है। अगर सर यहाँ लिखा होता है फुल सेटलमेंट, तो फिर मैं इसकी एंट्री नहीं बनाता, इसको आगे बढ़ जाता। लेकिन 6,000 में से 4,750 का तो उसने मुझसे स्टॉक ले लिया और बचा हुआ पैसा वो कैश में मांग रहा है। तो 6,000 में से 4,750 कट के अभी भी 1,250 रुपए मेरे पास उसके बच रहे होंगे उधार, वो मुझे पे करने पड़ेंगे। लाइबिलिटी की पेमेंट करते वक्त रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट करना होता है। पार्टनर का नाम होता तो पार्टनर का नाम लिख देता, 1250 1200। तो मेरे हिसाब से ये 6 इंपॉर्टेंट एंट्री इस चैप्टर से आ सकती हैं, जो मैंने आपको ट्राई करके दिखाई। मुझे उम्मीद है बच्चों की आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और अभी तक मैंने आपको 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन करके दिखा दिए, 2 एडमिशन के, एक प्रोराटा, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक डिसोल्यूशन। 5 क्वेश्चन करके दिखा दिए। अगर मैं 15 मिनट ईच के हिसाब से चलूं तो 15 5 जा 75 होता है ना? 75 मतलब 1 घंटा 15 मिनट मुझे लगे, और मैंने 15-15 मिनट के हिसाब से एवरेज, जिसमें मैंने आपको समझाया भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैलकुलेशंस भी बड़ी-बड़ी आई, उनको प्लस माइनस करना सिखाया, अकाउंट भी बनाए। अब आप कहोगे सर और किसी चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ सकता है? मैंने कहा क्या पता बच्चे इश्यू ऑफ डिबेंचर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर का भी ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है जी? तो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, फिर मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने काफ़ी सारे 6 नंबर के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी और जिन चैप्टर में से आता ही आता है उनकी प्रैक्टिस करा दी। अब देखो जरा 6 नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा तड़कता-भड़कता हुआ। फिट इंडिया लिमिटेड हैज़ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल से मुझे क्या ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 ईच एंड 10,000 7% डिबेंचर 20 ईच। अब मुझे इससे मतलब है 10,000 7% डिबेंचर। 1 जुलाई 24 को इट फर्दर इशूड 7%। अब देखो यहां से देखना, अब मैं कहां से पढ़ूंगा, इशूड जहां पे लिखा मिलेगा, इशूड 7% डिबेंचर एट अ प्रीमियम 10% redeemable at 25% premium to meet the long term funds requirement of 1,65,000, सॉरी 1 crore 65 lakh। कहते हैं इशू प्राइस वाज पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, जो भी इशू प्राइस होगा वो एप्लीकेशन के साथ ही पे किया जाएगा। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर 25 लाख, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये था। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री आपको पता होगी। तो कहते हैं जर्नल एंट्री डिबेंचर को इशू करने की एंट्री बना लो, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है इसको बना दो और जर्नल एंट्री बनाओ। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो में एंड तक आ गए हो देखते हुए, तो अब आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सर हमें, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये किया, 2 हमने ये किया, 3 ये किया, 4 ये किया, 5 ये किया। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप मुझे कमेंट में लिखना सर डिबेंचर क्वेश्चन नंबर 6 करा दो, हिंदी या इंग्लिश में।
तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा 6 नंबर की, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो इश्यू ऑफ डिबेंचर का ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाऊंगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, स्वीट सा क्वेश्चन है, 6 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए अगर आप मुझे कमेंट में करोगे, तो अगर मेरे पास इस क्वेश्चन को कराने के लिए 500 कमेंट आए, जितनी जल्दी आएंगे एग्जाम से पहले 500 कमेंट होते के साथ ही 500 कमेंट में बस ये लिखा होना चाहिए करा दो, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको कराऊंगा 6 नंबर का। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको 6-6 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। ठीक है जी, आप इसको देखो, मजे करो, उसके अलावा पढ़ टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारा भाई संभाल लेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो करते रहो, पढ़ाई करते रहो, दिक्कत बिल्कुल मत लेना। ठीक है जी, कमेंट कर दो के का साथ ही मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर की तुरंत वीडियो, मतलब मैं अभी इस वीडियो को पॉज करूंगा, यहाँ पे रोकूंगा, मैं इस वीडियो को तुरंत रिकॉर्ड करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, अभी आप करके रखूंगा, मतलब रिकॉर्ड कर लूंगा अभी इसको। उसके बाद जैसे ही आप बोलोगे तुरंत इसको अपलोड कर दूंगा बिना देरी किए। ठीक है जी, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।